MP11 इसका क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं फर्स्ट नंबर। देखो इसमें क्या दिया हुआ, कह रहा है कि एक क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है कि रेडियस ऑफ Na प्लस दिया हुआ कितना 95 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ Cl माइनस कितना दिया हुआ है 181 पिकोमीटर दिया हुआ है। और क्या बताना है, NaCl क्रिस्टल का एज लेंथ बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि NaCl क्रिस्टल किसका होता है, FCC यूनिट सेल में होता है। इसमें दिखाया था कि डिफरेंट टाइप के जो आयनिक सॉलिड होते हैं तो उनके क्रिस्टल के कौन कौन से फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, NaCl किस फॉर्म में रहता है, FCC फॉर्म में रहता है। और ये पता होगा कि इसमें क्या होता है कि जो Cl माइनस होता है वो क्या होता है, कॉर्नर पे होता है, ठीक है। जो Cl माइनस वो कॉर्नर पे होगा, इधर वाले कॉर्नर पे रहेगा। और बीच में जो क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है, उसमें क्या होता है Na प्लस होता है। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा ये Na प्लस हो गया और ये क्या हो जाएगा Cl माइनस हो जाएगा। अब देखो दोनों का रेडियस दिया हुआ, यानी कि इन दोनों को रेडियस अगर ऐड कर देंगे Na प्लस और Cl माइनस की, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी पूरा। अगर मान लो एज लेंथ मान लेते हैं कितना है A है, अगर A है तो ये कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि R ऑफ Na प्लस R ऑफ Cl माइनस इक्वल टू कितना आ जाएगा A/2। और हमें क्या फाइंड करना था, एज लेंथ ही फाइंड करना था इसका। तो यहाँ से दोनों वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से 95 पिकोमीटर 181 पिकोमीटर और यहाँ से आ जाएगा A/2 को ऐड करके और 2 से क्या करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो A की वैल्यू क्या हो जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा। अब वही हमारा आंसर हो जाएगा कि NaCl क्रिस्टल का क्या बताना था, ये एज लेंथ बताना था। तो इसके लिए तुम्हें यही पता होना चाहिए कि NaCl जो भी आयनिक टाइप के 6 या 7 टाइप के आयनिक सॉलिड का उनका डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर था, तो वो याद होने चाहिए कि कौन कहाँ पे रहता है। NaCl FCC में रहता था, उसमें Cl माइनस कहाँ पे कॉर्नर ऑफ फेस सेंटर पे, और Na प्लस कहाँ रहता था ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके एज लेंथ क्या करेंगे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। देखो इसमें क्या दिया हुआ, सॉलिड स्टेट का, इसमें देखो डेंसिटी दिया हुआ है तुम्हारा, एक क्रिस्टल है कि कौन सा क्रिस्टल है FCC यूनिट सेल में क्या है क्रिस्टल है, और उसमें कौन प्रेजेंट है निकिल, मतलब निकिल का क्रिस्टल FCC यूनिट सेल में। दिया क्या हुआ है इसमें कि डेंसिटी दिया हुआ है निकिल क्रिस्टल का, जो डेंसिटी वो कितना है 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है इसका, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ कितना 59, ठीक है। और क्या बताना है कि डायमीटर बताना है इसका, कि जो निकिल एटम है यहाँ पे जो निकिल एटम है उसका क्या बताना है डायमीटर बताना है, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसे स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला याद होगा, सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा क्या आता है डेंसिटी हमेशा यूज में आता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है जेड क्या होता है यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, कोई भी यूनिट सेल रहेगा तो उसका कितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है वो क्या होता है जेड होता है। तो जेड इंटू क्या करेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आता है, जो भी रहेगा, अगर एटम है तो एटॉमिक मास आएगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। यहाँ पे लिखते हैं Na एवोगैड्रो नंबर होता है इंटू ए क्यूब हो जाएगा। और हमें क्या बताना है डायमीटर बताना है, ठीक है। तो एक तो आइडिया जो वैल्यू दिया वो पुट करते जाओ। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना था, इसकी यूनिट हमेशा जनरली जो डेंसिटी रहता है इस चैप्टर में जो भी डेंसिटी हमेशा यूज करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पे ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये जो यहाँ पे रखना होता है वो किस में रखना होता है सेंटीमीटर में। अगर पिकोमीटर में जनरली पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम फॉर्म में दिया रहता है तो उसको किस में रखना होता है सेंटीमीटर क्यूब में रखना होता है। बाकी सारी वैल्यू अब देखो FCC के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम याद होगा कितना होता है 4 होता है, तो इसके लिए 4 रख देंगे। इसका एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 59, Na की वैल्यू कितना होता है 6.02 इंटू 10 पर 23 होता है। यहाँ से A क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके यहाँ से क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे और A की वैल्यू क्या हो जाएगा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऐसे मल्टीप्लाई करके यहाँ से डिवाइड करना और अप्रोक्सीमेट करके देखना। अगर ऑप्शन ज्यादा दूर रहता है तो अप्रोक्सीमेशन आसानी से कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत पास ऑप्शन दिया रहेगा तो वहां पे क्या करना रहेगा तुम्हें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना रहेगा। तो यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट हो गया कि जो भी FCC यूनिट सेल है उसका क्या हुआ, जो FCC यूनिट सेल है उसका एज लेंथ आ गया, ये एज लेंथ आ गया, ठीक है। हमें क्या बताना है डायमीटर बताना है निकिल का। तो चलो डायमीटर से रिलेटेड क्या करेंगे, ए और आर में रिलेशन पड़ा हुआ कि एटम जो भी एटम रहेगा और एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है। अगर FCC यूनिट सेल में है तो इसके लिए रिलेशन क्या होता है √2a = क्या होता है 4r।
आर क्या होता है एटम का रेडियस। हमें क्या बताना है डायमीटर बताना था, यानी कि 2r की वैल्यू बताना है। तो 2r यहाँ से लिख लो, 2r की वैल्यू कितना हो जाएगा √2 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट हुआ, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करोगे पुट कर दोगे तो 2r की वैल्यू आ जाएगा। और यही क्या है तुम्हारा डायमीटर है, डायमीटर इक्वल टू 2r है और ये क्या √2 की वैल्यू है। यहाँ से a की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल तुम्हें जो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देखते हैं। ये भी सॉलिड का, इसमें क्या करना है तुम्हें, तो डेंसिटी दिया हुआ है लिथियम का, क्या दिया हुआ है डेंसिटी दिया हुआ है कितना 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये नहीं बताया कौन से क्रिस्टल का, अगर क्रिस्टल पता चल जाता है कि कौन से क्रिस्टल में लिथियम प्रेजेंट है तो उसका जेड पता ही चल जाता। दिया क्या हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिथियम एटम इन यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में लिथियम के टोटल कितने एटम होंगे, यानी उसको क्या बोलते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जेड बोलते हैं। जेड तुम्हें फाइंड करना है। डेंसिटी दिया हुआ और लिथियम का क्या दिया हुआ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना दिया हुआ 6.94। ऐसे अगर नहीं दिया रहता लिथियम के एटॉमिक मास तो जनरली हम कितना लेते हैं 7, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो वही वैल्यू एग्जैक्टली क्या करेंगे पुट करेंगे। तो अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ से डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई Na इंटू ए क्यूब कर देंगे। डी डेंसिटी की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.53 रख दो। जेड की वैल्यू क्या करना है कैलकुलेट करना है 6.94 रख देंगे। Na की वैल्यू कितना आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 ए क्यूब। यहाँ से क्या है एज लेंथ दिया हुआ, एज लेंथ कितना दिया हुआ है 3.5 एंगस्ट्रॉम, एज लेंथ दिया हुआ 3.5 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, यहाँ पे डेंसिटी देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहता है तो इसको किसमें कन्वर्ट करना होता है सेंटीमीटर में ही रखना होगा। ठीक है, तो इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और इसका क्या करना है क्यूब पुट करना है। ठीक है, 3.5 इंटू 10⁻⁸ का क्या करेंगे क्यूब पुट कर देंगे। और यहाँ से क्या करना है अप्रोक्सीमेटली यहाँ से कैलकुलेट कर लेना कि जेड की वैल्यू कितना आएगा। वही जेड क्या आ जाएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो जाएगा कि एक यूनिट सेल में लिथियम के टोटल कितने एटम प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जिबिट द फ्रैंकल डिफेक्ट, कौन सा इसमें से फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं शो करेगा। तो डिफेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से पूछता है क्वेश्चन कभी कभी एक आधे से थ्योरेटिकल ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट पहले जानो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो भी एक फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है वहां पे कैटायन या एनायन क्या होते हैं अपने स्पेस को छोड़ के क्या होता है उनके वॉइड में चले जाते हैं। ठीक है, उनके क्या होते हैं वॉइड में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे अरेंज रहेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये एक फिक्स्ड अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, होता क्या है कि इसमें से अपना कोई क्या होता है अपना मेन जो स्पेस है वहां से छोड़ के वो क्या आ जाए वॉइड में आ जाए, यहाँ से वैकेंट हो जाए और इस बीच में वॉइड में चला जाए। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं, जो अपने स्पेस को छोड़ के क्या होता है वॉइड में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब शो कौन से करते हैं, तो जनरली कौन से शो करते हैं ट्रांजिशन मेटल के हाइलाइट शो करते हैं, जनरली शोन बाय ट्रांजिशन मेटल हाइलाइट, ट्रांजिशन मेटल हाइलाइट शो करते हैं। इनका क्या होता है जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 4 होता है, 6 और 4 होता है जनरली इनका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो देख लो ये ट्रांजिशन मेटल का हाइलाइट है, एबी हाइलाइट है और जेडएनएसपी का होता है ट्रांजिशन मेटल के ही है। इनका क्या होता है CH क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि CH जो होगा वो फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं शो करेगा। बाकी सारे ट्रांजिशन मेटल के हाइलाइट जो होंगे वो क्या शो करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट शो कर सकते हैं। तो 97 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है,
क्रिस्टल लेयर जिसमें क्या बोला गया M.98O दिया हुआ, वो तुम्हारा ऑक्सीजन है। ये कह रहा है कि M किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +2 एंड +3 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो M+3 का परसेंटेज बताना है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन दोनों में आता है। ऑक्सीडेशन वाले चैप्टर में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन है तो +2 +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट का वो बताओ कि कितना परसेंट कौन प्रेजेंट रहेगा। और सॉलिड स्टेट में भी आता है, क्योंकि ये कौन सा है, ये डिफेक्ट है, क्योंकि ये डिफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि कुछ ऑक्सीडेशन में क्या होता है +2 वाले ढेर सारे जाएंगे, उसमें से कुछ +2 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, +3 में क्या होता है कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए देखो क्या करना है कि इसका पहले क्या करो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लो कि M का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, X है, तो इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, X × 0.98, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2 = क्या करेंगे 0। तो यहाँ से X की वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा 200 / 98, ये क्या आ जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से +3 का अगर मान लो तो परसेंटेज निकालना है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ +3 निकालते। तो इसमें एक तरीका बताया था, शॉर्टकट बताए थे कि कैसे करना होता है तुम्हें, कि नीचे क्या करना है, यहाँ पे लाइन खींच लो, यहाँ पे दोनों जगह मोड़ लगा दो, ऊपर क्या लिखते हैं एवरेज माइनस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि एवरेज कितना है तुम्हारा 200 / 98, इसमें से किसको माइनस करना है, जिसका नहीं कर, +3 का तो क्या करना है कैलकुलेट करना है, किसका नहीं कैलकुलेट करना है 2 का नहीं करना, तो यहाँ से क्या करेंगे -2 कर देंगे। और नीचे क्या लिखते हैं डिफरेंस दोनों का, तो दोनों का डिफरेंस कितना 3 - 2 या 2 - 3 करो, क्योंकि मोड लगाए हुए हैं, ठीक है। और इनटू क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, तो यहाँ से क्या रहता है परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखो, क्योंकि इसका क्वेश्चन आ ही सकते हैं कि क्या करना होता है, जिसका परसेंटेज निकालना है तो क्या लिखते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस जिसका नहीं कैलकुलेट करना होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2, जिसका नहीं कैलकुलेट करना है इन दोनों का मोड, और ऑक्सीडेशन नंबर 1 - ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 × 100 कर देते हैं, तो क्या आता है परसेंटेज आ जाता है कि +3 का परसेंटेज निकालना है तो एवरेज माइनस जिसका नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2 पर 3 का नहीं कैलकुलेट तो -2, और नीचे क्या लिखते हैं दोनों का डिफरेंस लिखते हैं × 100 कर देंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा +3 का परसेंटेज आएगा कि +3 कितना परसेंट प्रेजेंट होगा। यस 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर का है। देखो इसमें क्या है वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ठीक है। वेपर क्वेश्चन क्या दिया, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। एट 373 केल्विन है, कितना दिया हुआ 750 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन का दिया हुआ, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कैसे लिखना है PS लिखेंगे, कितना आ जाएगा 750 mm ऑफ Hg, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और तुमसे पूछा गया कि मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का क्या बताना है मोलेलिटी बताना है, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका वेपर प्रेशर तो यहाँ पे दिया हुआ है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो इस एक्वस सॉल्यूशन में इसकी मोलेलिटी बताना है कि जो सॉल्यूट है उसकी मोलेलिटी कितनी होगी, ठीक है। तो एक चीज देखो, पहले तो राउल्ट्स लॉ लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए PA0 पता होना चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या PA0 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज समझने वाला है कि यहाँ पे क्या दिया टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 373 केल्विन, 373 केल्विन है, और एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट क्या होगा वाटर, और सॉल्वेंट वाटर होता है, तो इसके लिए PA0 क्या होता है मतलब 373 के मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है किसके बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होगा, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 760 mm ऑफ Hg। ये क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है तो तुम्हें समझना है, ठीक है। अब दो प्रेशर अगर दिए रहते हैं सॉल्यूशन का प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो वहां से तुम क्या करते हैं राउल्ट्स लॉ लगा लेते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा PA0 माइनस PA डिवाइड बाई PA0, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसकी वैल्यू किसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मान लो क्या है, यहाँ पे x ले लेते हैं, x ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों का, कितना हो जाएगा यहाँ पे 760 माइनस 750
डिवाइड बाई क्या कर लेंगे 760, यहाँ से क्या हो जाएगा x कैलकुलेट हो जाएगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो पूछा नहीं गया था, पूछा क्या गया था, मोलेलिटी पूछा गया, ठीक है। तो अब यहाँ से तो ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया कि मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और तुम्हें मोलेलिटी बताना है, मतलब एक कंसंट्रेशन यूनिट से दूसरे कंसंट्रेशन यूनिट में क्या करना है, तुम्हें कन्वर्ट करना है। अब देखो कि अगर कन्वर्ट करना तो देखो उसमें बताया था, दो तरीके बताए थे। एक तो होता है तुम्हें एज्यूम करके करना होता है कि जो मोल फ्रैक्शन में जो भी इंफॉर्मेशन कंसंट्रेशन का दिया रहता है उसके जो डिवाइड में रहता है उसको एज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद से दूसरे कंसंट्रेशन यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे एक तरीका और बताया था कि डायरेक्ट कन्वर्जन का फॉर्मूला बताया था, तो हम यहाँ कन्वर्जन के डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेते हैं कि जो मोलेलिटी की वैल्यू होती है मोल फ्रैक्शन के टर्म में, उसकी वैल्यू कितना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 x डिवाइड बाय 1 माइनस x। ये किसका था, सॉल्यूट का था, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इनटू 1000 डिवाइड बाय क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से जो आएगा उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना पुट कर देंगे, वाटर है तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 होता है। और यहाँ से सबकी वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, m की वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है, जो क्या है यहाँ पूछा गया, मोलेलिटी पूछा गया था तुमसे, तो मोलेलिटी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो बस इसमें राल्स लॉ लगाना था, लेकिन टीए नॉट नहीं दिया था। टीए नॉट के लिए तुम्हें क्या टेम्परेचर दिया था कि बॉइलिंग पॉइंट जिसमें क्या था, वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ये बस समझना था, यहाँ से राल्स लॉ लगाया, x की वैल्यू आ गया और x की वैल्यू से एक ही कंसंट्रेशन यूनिट से दूसरे कंसंट्रेशन की यूनिट में क्या करें, कन्वर्ट कर दिया, x की वैल्यू यहाँ से मोलेलिटी आ गया, तो डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर बीपीबी 11 में। इसमें क्या कह रहा है, ये भी तुम्हारा क्या है सॉल्यूशन वाले चैप्टर का, ये वेपर से रिलेटेड है, ठीक है, कि पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और आइडियल सॉल्यूशन था, ये बताया था तीनों, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 मोल क्या दिया हुआ है, एक वोलेटाइल कंपोनेंट ए है, ठीक है, मतलब एक Na दिया हुआ है, यहाँ से लिख लेते हैं डेटा था, मोल ऑफ ए कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है, ठीक है, और उसका PA नॉट उसका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ 100 mm ऑफ Hg। दूसरा कह रहा है एंड द 3 मोल ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, एक दूसरा कंपोनेंट है B, ठीक है, तो मोल ऑफ B कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ और PB नॉट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 80 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, 80 दिया हुआ, इसका कितना 100 दिया इज 90 mm ऑफ Hg। तो 90 mm ऑफ Hg का जो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर का सॉल्यूशन क्या है, यानी कि P टोटल की जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, P टोटल की वैल्यू दिया हुआ है 90 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, सारा डेटा दिया हुआ है mm ऑफ Hg। और कह रहा है कि इसके लिए बताना है ये स्टेटमेंट फॉर सच, इसके लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन गलत है तुम्हारा, ठीक है। तो देखते पहले P टोटल तुम्हारा दिया हुआ PA नॉट और PB नॉट दिया हुआ। तो देखो पहला ऑप्शन पढ़ते कह रहा है पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन मतलब राल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन होगा, और पॉजिटिव डेविएशन के लिए हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था कि जो PA नॉट की वैल्यू होता है, यहाँ पे P टोटल की जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा किसके कंपैरिजन में, ग्रेटर देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। अगर फॉर पॉजिटिव डेविएशन, अगर पॉजिटिव डेविएशन रहेगा तो P टोटल की वैल्यू क्या आएगा, PA नॉट XA प्लस PB नॉट, ये तो राउल्स लॉ होता है। P टोटल के अगर दो सॉल्वेंट है मतलब दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उसके लिए राउल्स लॉ के लिए क्या था, P टोटल की वैल्यू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन के लिए P टोटल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, तो चेक करते हैं। तो देखो P टोटल की तो वैल्यू दिया हुआ है, अब PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB वैल्यू निकाल लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं क्या इसे ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मोल दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यानी ए का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, x क्या होगा 1/3+1 कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं XA की वैल्यू कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन आप 1/3+1 कर लेंगे, यानी कि 1/4 आ जाएगा, ठीक है 1/4। और ऐसे XB निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 3/4 हो जाएगा, ठीक है, XA 1/4 और XB कितना हो गया 3/4 हो गया। अब चेक करते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से।
पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स की वैल्यू निकालते हैं। पी ए नॉट कितना दिया होगा 100 इंटू 1/4 प्लस 80 इंटू 3/4, तो यहाँ से आ गया 25, और यहाँ से क्या करेंगे 20 इंटू 3 करेंगे 60, ये कितना आ गया 95, सॉरी 85 आ गया 85। ठीक है, इसमें तो पहले एक मिनट यहाँ नीचे पी टोटल वैल्यू निकालते हैं, ऊपर का थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ से जो पी टोटल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव डेविएशन के ग्रेटर देन होना चाहिए पी ए नॉट एक्स है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि पी टोटल पी एक्चुअल तो दिया हुआ है कितना 90 mm ऑफ एच जी, अब पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा, इसका दिया 100, पी ए नॉट कितना दिया 100 और एक्स बी वैल्यू आ गया 1/4 प्लस पी बी वैल्यू कितना है 80 इंटू 3/4, तो यहाँ से आ जाएगा 25 और यहाँ से ये 20 प्लस 60, ये कितना हो गया 85 हो गया 85 है। अब देखो यहाँ से 85 तो क्या है लेस है पी टोटल से, मतलब ये पी टोटल जो एक्चुअल में देखो ये इतना आना चाहिए था लेकिन उससे क्या ज्यादा आ रहा है, मतलब जो प्रेशर आ रहा है वेपर प्रेशर आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, यानी कि कौन सा डेविएशन है पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट है बिलो 1, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये ग्राफ से देख सकते हो कि ये राउंड लॉ के बीच में क्या बनाते हैं, यहाँ पे ग्राफ बनाते थे, ये आता था पी टोटल का ग्राफ, अगर इससे ये वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस वो कम होगा, मतलब कम ही टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है कम हो जाता है। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है, दोनों में इन्वर्सली का रिलेशन होता है, तो ये क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव डेविएशन तभी होता है जब इसका वॉल्यूम क्या हो, दो लिक्विड है दो सॉल्वेंट है, दोनों को अगर मुझे मिलाते हैं उनका वॉल्यूम ज्यादा हो जाए। अब ज्यादा कब होगा, जब ए और बी जब दोनों को मिलाएंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि कम हो जाएगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे से कम हो जाएगा तो दूर दूर रहेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से ये देख सकते हो कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी लेस देन ए एंड बी बी, ए मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे क्या होगा ज्यादा होगा, किसके बीच में सॉरी लेस होगा ए और बी के, तो अगर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों में लेस फोर्स तो वो क्या होगा दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, यानी कि पॉजिटिव, यानी सी आंसर भी करेक्ट होगा। ये तीनों जब करेक्ट ही है तो आंसर कौन सा दे देंगे, ऑल ऑफ दिस क्या होगा, ऑल द स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट लेना है, यहाँ पे क्या जाएगा ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट केएफ की वैल्यू कितना दिया 1.86 केजी पर मोल दिया हुआ। ठीक है, ये तो जनरली क्वेश्चन में दिया ही रहता है, ये कांस्टेंट है याद भी रख सकते हो उसको। वाटर के लिए क्या होता है, मतलब एक्वा सॉल्यूशन के लिए क्या होता है 1.86 होता है, सारे क्वेश्चन में दिए रहते हैं। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट केएफ दिया हुआ, ये एक क्या है तुम्हारा CH3COH का क्या है सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना कम हो जा रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जा रहा है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितना दिया 0.0194 दिया हुआ है। अब मोलिलिटी आप कितना दिया CH3COH का मोलिलिटी कितना दिया 0.01 दिया हुआ है, और बताना है क्या है कि अल्फा बताना है कि CH3COH का कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, कितना वो डिसोसिएट हुआ है उस सोल्यूशन में। तो अल्फा की निकालना तो सबसे पहले देख लो कि इसके लिए क्या निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू पहले निकाल लो, क्योंकि आई की वैल्यू किसके बराबर होता है, आई इक्वल टू होता है 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा होता है अगर ये डिसोसिएट हो रहा है तो। और CH3COH किसमें डिसोसिएट होगा, दो आयंस में डिसोसिएट होगा, CH3COO माइनस और H प्लस में डिसोसिएट होगा, तो दो n की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, दो जितने आयंस में वो डिसोसिएट होते हैं वो क्या होता है n की वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 दिया हुआ है, और i की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। और i की वैल्यू हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितने किसके बराबर होता है i इंटू के एफ इंटू या मोलिलिटी। ठीक है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू होती है यहाँ पे 1090194 इक्वल टू i की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 1.86, मोलिलिटी कितना दिया हुआ 0.01
0 1 दिया हुआ, तो यहाँ से आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, इसको डिवाइड कर लोगे तो क्या जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगा, और आई की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा। कोई भी कंपाउंड है तो जितने आयंस में वो डिसोसिएट होता है वो क्या होता है, एन की वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्पीशीज कितने, मोनोबेसिक एसिड है, दो आयंस में डिसोसिएट होगा, C3CO माइनस में और H+ में डिसोसिएट होगा, तो एन की वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे 2, और आई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके रख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना रहेगा, वो भी अल्फा जो आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, मतलब 0.24 0.56 इस तरह से आएगा। अब दिया क्वेश्चन में अगर मान लो फ्रैक्शन में दिया तो फ्रैक्शन देखो, परसेंटेज दिया तो 100 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, परसेंटेज वाला आंसर दे देंगे। लेकिन यहाँ पे जो दिया रहेगा वो 100 से मल्टीप्लाई करके नहीं दिया रहता, वो क्या दिया रहता, फ्रैक्शन ही दिया रहता, मतलब यहाँ से जो कैलकुलेट करो वो फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। जो अल्फा आएगा वो क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो ये देख लेना आंसर में क्या था, फ्रैक्शन में दिया हुआ या परसेंटेज दिया, तो परसेंटेज ही दिया रहता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना और उसको ऐसे वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि दो सॉल्यूशन है, ठीक है, एक केन शुगर है, केन शुगर का इसका पर कंसंट्रेशन दिया हुआ है 3.42% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम केन शुगर, मतलब एक शुगर का सॉल्यूशन है, और एक रेफिनोज का सॉल्यूशन में परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 5.86 दिया हुआ है। और सोचो रेफिनोज का, तो इसको क्या कंपाउंड है उसको याद रखना नहीं पता कोई बात नहीं, क्योंकि तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है इसका। दोनों बोला गया है कि दोनों क्या है, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका दोनों का क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, बराबर हो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। इसके लिए मान लो ले लेते हैं पाई1 और इसके लिए पाई1 और पाई2 दोनों क्या है, बराबर कर दो। यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ रेफिनोज कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो पाई की वैल्यू क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होता है, पाई इक्वल टू क्या होता है, ICRT होता है। क्या होता है, पाई इक्वल टू क्या होता है, ICRT। अब तो आई की वैल्यू, ठीक है, आई वैल्यू तो पहले देख लो। ग्लूकोज केन शुगर, तो ये तो ऐसा है जिनके लिए आई डिसोसिएट होते नहीं, या डिसोसिएट या एसोसिएट होंगे तो आई की वैल्यू चेंज होगा नहीं। आई की वैल्यू कितना रहता है इनके लिए, कांस्टेंट रहता है 1। अगर रेफिनेज के बारे में तो मैंने पता, जिनके बारे में पता, वहां पे मैक्सिमम क्या मान के चलते हैं, आई की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो दोनों साइड में आई 1 1 आ जाएगा, तो उससे रखने की जरूरत नहीं है। अब रखना है CRT। टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इसमें देखते हो, तो पाई1 इक्वल टू पाई2 है, ठीक है। तो पाई1 और पाई2 की वैल्यू यहाँ पे क्या करें, पाई इक्वल टू क्या होता है, ICRT है, ठीक है। तो दोनों तो क्या है, आई की वैल्यू दोनों के लिए क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, IC1RT क्या हो जाएगा, IC2RT। दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, एक ही टाइप में प्रेजेंट रहेगा, तो टेम्परेचर दोनों का क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। तो टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, I से क्या हो जाएगा, I कैंसिल हो जाएगा। C1 इक्वल टू क्या रखेंगे, C2। अब C1 इक्वल टू C2 में C जो होता है वो कौन सा लेंगे, मोलैरिटी होगा। C क्या हो जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगा। तो C इक्वल टू की क्या रखेंगे, यहाँ पे देखो जो कंसंट्रेशन टर्म दिया वो क्या दिया, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, मोलैरिटी लिखना है। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी में अगर कन्वर्ट करना है तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। दोनों के यहाँ पे इसकी वैल्यू से दोनों की वैल्यू क्या कर रहे हैं, रख के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ये तो दो तरीका होता है, एक एज्यूम करने का, एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होता है। तो यहाँ पे रख सकते हैं, C1 के लिए कितना दिया हुआ है, 3.42 इंटू 10 डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 342 इक्वल टू C2 कितना हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन 5.86 इंटू 10 डिवाइडेड क्या हो जाएगा से मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेफिनोज का क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो जाएगा, जो दिया हुआ है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं, ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड ए, ठीक है।
इन वेपर फेज दिया हुआ x1, मतलब एक कोई सोल्यूशन है, इसमें क्या है, ए और बी प्रेजेंट होंगे, ए एंड बी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ लिक्विड फेज में और ये क्या हो जाएगा, गैस फेज है। तो कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज x1 इन वेपर फेज। यहाँ पे x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का है, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज x2 है। किसके लिए है, ए के लिए है, कंपोनेंट के लिए। तो क्या बताना है, देन दो टोटल प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स, पी टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल वेपर प्रेशर मतलब इसमें टोटल प्रेशर बताना है, पी टोटल ऑफ लिक्विड ए एंड बी। दो लिक्विड ए और बी है जिनका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या दिया हुआ है, पीए नॉट एंड पीबी नॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, उसको पी टोटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक तो जब भी अगर अप्रोच करोगे तो तुम क्या सोचोगे, पीए नॉट पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। तो एक्स बी को एक्स ए के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे पुट करोगे लेकिन पीबी नॉट आएगा, जो पी टोटल आएगा। तो लेकिन जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो ऑप्शन में इस तरह से मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इस अप्रोच से नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। क्या करना है, जो मोल फ्रैक्शन किसके बारे में दिया हुआ है, यहाँ से और यहाँ से दोनों ए के बारे में ही दिया हुआ है। तो ए का वेपर प्रेशर लिख लेते हैं दोनों के लिए। वेपर प्रेशर ऑफ ए अगर मान लो x1 से लिखते हैं, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए। दो तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मान लो गैस से कैलकुलेट करते हैं, अगर पी टोटल वेपर प्रेशर है तो ये क्या लिख सकते हैं, पी टोटल इंटू x1 लिख सकते हैं, पी टोटल इंटू x1। और लिक्विड में लिखेंगे तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, x2 है। तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट, ए का जो वेपर प्रेशर है इंटू लिक्विड में, ये राउल्स लॉ हो जाएगा, x2 पी इंटू क्या कर देंगे, x2 हो जाएगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और पी टोटल इंटू x1 ये क्या हो जाएगा, वेपर फेज में हो जाएगा। तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, पी टोटल की वैल्यू कितना हो जाएगा, पी ए नॉट x2 बाई x1। ये ऑप्शन में दिया रहेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट आ सकता है। कि दोनों का यहाँ पर इस समझ रहा था कि इसमें इससे कैलकुलेट करोगे पी टोटल तो नहीं आएगा, क्योंकि जो ऑप्शन में दिया वो डिफरेंट दिया हुआ, इससे भी आएगा करेक्ट आएगा, लेकिन इसमें डिफरेंट दिया हुआ। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों का दो मेथड से ए का वेपर प्रेशर लिख सकते हैं, तो वो लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, पी टोटल कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जिसका क्या करा रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट का क्या है, सोल्यूशन है जिसको हम लोग क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है। इसको प्लस ले लेते हैं, तो ये एनोड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। अब कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर, कॉपर का कितना वेट क्या होगा, प्लेटेड एट कैथोड। इस पे कैथोड पे आएगा कॉपर, क्योंकि सोल्यूशन में क्या होगा, कॉपर +2 फॉर्म में होगा, और ये क्या होगा, कैथोड पे जाकर क्या होगा, डिपोजिट हो रहा होगा, ठीक है। तो वेट ऑफ कॉपर बताना है। उतने ही टाइम में, टाइम टू टेक इट लिबरेट 5.6 लीटर ऑफ O2। वो क्या होगा, 5.6 लीटर ऑफ O2 अगर कितना आ रहा है, एनोड पे STP पे डिपोजिट हो रहा है। तो ये सिंपल उस तरह से फैराडेज लॉ में फर्स्ट और सेकंड कोई सा भी लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लग जाएगा उसमें। तो कह रहा है कि देखो, अगर मान लो दोनों के लिए जितने भी टाइम में अगर चार्ज फ्लो होगा तो क्यू तो दोनों के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। हमने पढ़ा था कि देखो, कोई भी सब्सटेंस रहेगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट होता है तो क्या होता है कि Q/F की जो वैल्यू होती है, Q/F × 1, ये क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। Q/F इक्वल टू क्या था, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, मतलब उसके नंबर ऑफ मोल होगा इनटू n फैक्टर होता है। ये किसी के लिए भी होगा। तो दोनों इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, Q तो सेम हो गया,
F तो सेम होगा ही, तो ये वाला पोर्शन सेम होगा, तो दोनों के लिए क्या करते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा, कॉपर। दोनों का दो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो अब नंबर ऑफ ग्राम O2 का देखो, O2 कैसे रिमूव हो रहा होगा, O2 OH माइनस से, मतलब OH माइनस किस में जा रहा होगा, क्योंकि सोल्यूशन में वाटर है, OH माइनस से क्या हो रहा होगा, O2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2, यहाँ पे 0 होता है। तो एन फैक्टर यदि निकालना है यहाँ पे O2 का, तो एन फैक्टर क्या होता है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। यहाँ पे 0 से किस में जाना है, -2 में, 2 का चेंज हो रहा है, लेकिन कितने आइटम है, 2 आइटम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 देखो 2 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 2 आइटम है, तो टोटल चेंज कितना का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। तो एन फैक्टर O2 का कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब कॉपर +2 में होगा, +2 से किस में जा रहा है, कॉपर, +2 से किस में जा रहा है, कॉपर में, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 यदि लिखना है तो फिर क्या हो जाएगा, मोल कितना, देखो STP पे देखो 5.6 लीटर है, STP पे, तो यहाँ से इसका मोल निकाल सकते हैं। 5.6 डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 22.4 इंटू क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर कितना दिया होगा, 4O2 का। कॉपर का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है, तो कॉपर का वेट कितना हो जाएगा, वेट फाइंड करना है, वेट ऑफ कॉपर डिवाइड इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 63.5, और इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके वेट ऑफ कॉपर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना ग्राम कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन है, 1 लीटर है, मोलैरिटी कितना है, अभी इसकी मोलैरिटी कितना है, 1 है, ठीक है। एन की वैल्यू कितना दिया हुआ, अभी 1 दिया हुआ है। सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज, मतलब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फेट से, तो कितना करंट पास कर रहे हैं, 2 फैरेड, इधर से 2 फैरेड, मतलब 2 फैरेड करंट क्या हुआ, पास हुआ। तो देखो होगा क्या इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कॉपर +2 इसमें क्या होगा, डिपॉजिट होगा, कॉपर +2 क्या होगा, इसमें डिपॉजिट होगा, और सल्फेट वाटर जो होगा यहाँ पे डिपॉजिट होगा O2 के फॉर्म में। तो जो 2 फैरेड जो पास कर रहे हैं, तो पास होने के बाद पूछ रहे हैं मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कि कितना कॉपर सल्फेट की मोलैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले अभी देखते हैं कि कितना अमाउंट कॉपर का यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। पहले यहाँ पे इनिशियली मोल कितना है, मोल ऑफ कॉपर कितना है, 1 × 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 लीटर है, मोलैरिटी कितना 1 है, ठीक है। अब कितना मोल डिपॉजिट हो गया ये देखते हैं। इनिशियल ये हो गया, इनिशियल इतने मोल % है कॉपर के। अभी जब 2 फैरेड अगर पास करते हैं, ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर फैराडे फर्स्ट लॉ का, Q/F इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू कॉपर है, मोल ऑफ कॉपर इंटू एन फैक्टर। तो Q 2 फैरेड है, डिवाइड बाई F कर देंगे, तो यहाँ से कॉपर का क्या आ जाएगा, कॉपर का यहाँ पे मोल कितना आ जाएगा, मोल ऑफ कॉपर निकाल लेते कि कितना डिपॉजिट हो रहा है, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि कॉपर +2 से किस में जा रहा है, कॉपर में, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से F से 2 से 2 कैंसिल होता है, मोल ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा, 1। तो 1 मोल पूरा का पूरा क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया। पहले कितना था, 1 मोल था, अभी डिपॉजिट भी कितना हो गया, 1 मोल, तो इसमें बचा कितना, 0। मोल ऑफ कॉपर, मोल ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, 0 एट एंड, ठीक है। अगर मोल 0 हो गया तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है, तो वो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।